ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर सेट में मिलेगा। √3 की जगह √5 हो सकता है, √7 हो सकता है या और कुछ भी, यानी कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको 100% मिल ही जाता है। तो क्या करते हैं देखते हैं, आइए इसको करते हैं। इसके लिए मानते हैं हम लोग इसका उल्टा मानते हैं। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, और परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तथा p व q कोई दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। p व q कोई दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो √3 को हम लोगों ने परिमेय संख्या मान लिया है, और परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, तो आइए लिखते हैं p/q बराबर √3 लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग p की वैल्यू निकालेंगे, √3 q हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं p² बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो 3q² हो जाएगा। यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो 3 है वो p का एक गुणनखंड रहेगा। p² बराबर 3 गुणे q², मतलब 3 जो है वो p² का एक गुणनखंड है। अगर p² का एक गुणनखंड है तो लिखेंगे, क्योंकि संख्या 3 p² का एक गुणनखंड है। तो यहां से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि p² का एक गुणनखंड 3 है, एक गुणनखंड है। अगर p² का एक गुणनखंड 3 है तो यहाँ नेसेसरी हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि p का भी एक गुणनखंड 3 होगा। इसलिए संख्या 3 p का भी एक गुणनखंड होगा। तो जो 3 है वो p का भी एक गुणनखंड होगा। अब जब p का गुणनखंड होगा तो माना हम लोग मान लेते हैं कि p बराबर 3c हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मानते चलते हैं। और जब p का भी एक गुणनखंड 3 होगा तो p बराबर 3c मान लेते हैं, और ये p का ये मान उठा के हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में हम लोग आते हैं, जब समीकरण 1 में आते हैं p की जगह 3 से रखेंगे तो 3c का स्क्वायर बराबर 3q²। 3c का स्क्वायर करेंगे तो 9c² इज इक्वल टू 3q² हो जाएगा। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी q² बराबर 3c²। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि q² जो है हमारा, q² का एक गुणनखंड 3 है। q² का एक गुणनखंड 3 है। तो यहाँ से स्पष्ट है, तो लिखेंगे अतः q² का एक गुणनखंड 3 है। जब q² का एक गुणनखंड 3 है तो q का भी गुणनखंड 3 होगा। इसलिए q का भी एक गुणनखंड 3 होगा। तो q का भी एक गुणनखंड 3 हो जाएगा। अब क्या है, हमने क्या माना था, हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में p व q जो होंगे वो सहअभाज्य संख्या होंगे। सहअभाज्य का मतलब होता है p और q में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने हल किया
तो यहाँ पता चला कि पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है। जब पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 हो रहा था तो संख्या 3 जो है वो पी का भी गुणनखंड हो गया, यानी कि पी का गुणनखंड 3 है। पी बराबर 3 सी माना, वापस पी का मान ले जाके समीकरण 1 में रखा, तो हमको यहाँ से पता चला कि क्यू स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर, यानी यहाँ से स्पष्ट हो गया कि क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 3 है और क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 3 है तो क्यू का भी गुणनखंड 3 होगा। हमने तो पी और क्यू को सहभाज्य माना था, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन पी का गुणनखंड हमको 3 मिला और क्यू का भी गुणनखंड 3 मिला। नहीं, हमने तो सहभाज्य मान के चला, लेकिन हमको जो 3 संख्या मिली वो पी का भी गुणनखंड है और क्यू का भी गुणनखंड है, यानी ऐसे तो ये सहभाज्य नहीं हुए, तो मतलब क्या है? तो लिखेंगे अतः संख्या 3 पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये पी और क्यू दोनों का कैसा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमने सहभाज्य माना था, तो हमारी तो परिकल्पना जो हमने माना वो तो गलत हो गया ना। अतः हमारी परिकल्पना जो हमने माना था, हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई, हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई, हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई। अर्थात तो अगर हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई तो सही क्या है? अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जितनी भी संख्या होती है या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है, तो हमने √3 को परिमेय मान लिया था और आगे प्रूफ करने पे पता चला कि जो हमने माना था वो हमारी परिकल्पना गलत है। तो जो गलत है, जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है वो गलत है, तो परिमेय के अलावा अपरिमेय बचती है, तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। √3 एक अपरिमेय संख्या है।